तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो आईएएस ऑफिसर यहाँ पे थे। और हम बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कशन में लेंगे कि क्या पावर्स और क्या फंक्शंस होते हैं। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उन वीडियोस की एक दिक्कत रहती है कि पूरे पावर एंड फंक्शंस नहीं बताए जाते और थोड़े एक दो चीजें बताकर बाकी चीजों को एनालाइज कर दिया जाता है कि एग्जाम कैसे होता है, कैसे पे है, पे एंड सर्विस क्या है। इस वीडियो में हम आईएएस इन जनरल की बात नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन पर्टिकुलर की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होगे दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, दिस इज द ब्रॉड टर्म। आईएएस की अगर हम पावर्स की बात करें तो वो जो है चीज वो बड़ी या ब्रॉडर टर्म है। उसका रीजन ये है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद एक जो ऑफिसर होते हैं वो पहले एसडीएम बनते हैं, सब डिविजनल लेवल पर उनकी शुरुआत होती है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं यानी डीएम और डीसी भी बोलते हैं जिनको। इसके अलावा एक टेन्योर सिस्टम है यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस वजह से क्या होता है एक आईएएस ऑफिसर एसडीएम से शुरुआत होकर या फिर सब कलेक्टर या एससी जिसको बोलते हैं, एससी से शुरू होकर वो सीएस तक वो खत्म होते हैं। सीएस का मतलब जो सबसे बड़ी पोजीशन है यानी कि आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी। तो ये अलग अलग क्रोनोलॉजी और अलग अलग टाइमलाइन है जो टेन्योर सिस्टम के बेसिस पर ऊपर बढ़ती हुई नजर आती हैं। स्टेट के अंदर आपके अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होता है, धीरे धीरे आपके वो लोग जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोट होते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि स्टेट के जो सेक्रेटेरिएट होता है, जहां पर जो सचिवालय होता है, वहां जाते हैं। वहां अलग अलग मिनिस्ट्रीज में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम करने लगते हैं, बल्कि शुरुआत में वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई मान लो स्कीम है, उस स्कीम को एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ टेन्योर सिस्टम को फॉलो करते हुए वही लोग धीरे धीरे पहुंच जाते हैं सचिवालय में। सेंटर का जो होता है वो आपका केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, और स्टेट का आपका स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य का सचिवालय होता है। वहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो पूरी एक बड़ी सी एक कह सकते हो टीम होती है, टीम इंडिया जैसे बोला जाता है। सो वो टीम होती है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कशन में नहीं लेंगे। मैंने ये चीज क्लैरिटी इसलिए दी क्योंकि पावर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बिकॉज स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैबिनेट सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हर चीज आईएएस ऑफिसर्स है। तो वो चीजों में अगर हम जाएंगे तो वीडियो में काफी अलग तरीके का एनालिसिस यूज होगा, तो हम उसमें इस वजह से नहीं जाएंगे। इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो एक स्पेसिफिक काम है। एक आईएएस ऑफिसर्स के जिंदगी में बहुत सारे काम आते हैं, सेक्रेटरीज भी बनते हैं, जो मैंने अभी पूरी चीजें बताई वो सब बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब होते हैं तब क्या होता है और इस क्यों इतना क्रेज है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या सिनेरियो है, क्या वर्क प्रोफाइल है, कौन कौन से रोल एंड फंक्शन है, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कशन में लेंगे। सबसे पहले जनरल जो आप हर वीडियो में यूट्यूब में देखोगे, पावर ऑफ डीएम और द वर्क फंक्शन, द ड्यूटीज ऑफ डीएम, तो आपको दो तीन चीजें सिंपल सी 6 चीजें हैं जनरल चीजें कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उस रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज है डेवलपमेंट, यानी जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजर होते हैं, अलग अलग क्राइसिस में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, और फिर अदर्स। अब जो नॉर्मल आप YouTube वीडियोस देखते हैं या कुछ भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर, अगर आप ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे तो आपको बस इतना लगेगा कि ठीक है 3-4 पावर हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी समझोगे या चीज़ों को समझोगे तो अराउंड
300 एक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अलग अलग पावर केस टू केस बेसिस पर आईएएस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना ज़्यादा काम होता है, एंड दैट्स वाई अगर आप इसको एनालाइज करो तो आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगे कि जैसे रैमसे मैकडोनल्ड जो थे, ठीक है, उन्होंने एक बात बोली थी दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज लाइक अ टोर्टोइस, जिसके ऊपर एलिफेंट ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सरकार का जो पूरा बड़ा सा एलिफेंट है उसको इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पीठ पर रख दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऐसे टोर्टोइस की तरह है। पावर्स इतनी ज़्यादा हैं इसलिए लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें अलग अलग टर्म्स और अलग अलग कीवर्ड्स इनको दिए गए हैं इनके पावर्स की वजह से। अब बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये मैंने जनरल अभी तक आपको चीज़ें बताई कि क्या आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डिटेल में आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। रेफर कर रहा हूँ मैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स क्या चाहिए हैं उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक कमेटी बनाई गई थी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोला जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बहुत ईजी वे में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अदरवाइज और भी बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर सकता था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो वाइडर मैंडेट है यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अगर प्रेजेंट पोर्टफोलियो यानी अगर देखा जाए तो क्या क्या पावर्स हैं, तो मैंने बताया कि हेड ऑफ लैंड एंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। इस वजह से जो भी डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस है यानी एक्सपेंडिचर एंड ऑडिट, जो भी पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी यहाँ पे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उन चीज़ों को देखने का काम ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेड एक्टिंग एज द डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मैंने बता दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम एक एक करके देख रहे हैं, हम डिटेल्स में जा रहे हैं, निटिग्रिटीज में जा रहे हैं, ठीक है। लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस स्पेशल लॉज, अलग अलग स्पेशल लॉज जो होते हैं ना, जैसे आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी लाइसेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती हैं उनको यहाँ पे एज आर लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी आर्म्स यानी जैसे हथियार, जैसे अभी रिसेंटली अमेंड भी हुआ था कि 2-3 हथियार नहीं रखोगे, मैक्सिमम 1 रख सकते हो। तो दैट थिंग जो है शादियों में जो फायरिंग होती थी, सेलिब्रेशन वाली फायरिंग, उसको बैन किया गया। तो ये सब चीज़ें आर्म्स एक्ट में आती हैं। तो आर्म्स एक्ट में लाइसेंसिंग वगैरह वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग। इसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट कराने में रोल है, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट कराने में रोल कैसे है, जैसे पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं, एमपी वाले इलेक्शन, पीएम वाले इलेक्शन, या एमएलए वाले इलेक्शन, या फिर आप देखते होगे जो नॉर्मल सीएम वाले इलेक्शन है, उनमें भी रोल होता है। प्लस जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, इन सब जगहों पर जो आईएएस ऑफिसर नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हम बात करेंगे सिर्फ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखते हैं, संभालते हैं, और इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेक्शन में होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, एक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जो अभी कोविड पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने जिसको इन्वोक भी किया था, नोटिफाइड डिजास्टर घोषित किया गया था कोविड पैंडेमिक को। तो इसमें भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर 2005 का जो ये एक्ट है, इसमें अलग अलग लेवल पर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है। सेंट्रल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नॉट एक्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्राइसिस मैनेजर की तरह, वो क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा as the guardian of public land with the responsibility to prevent and remove the encroachment आर ऑफन अ सोर्स ऑफ टेंशन। देखो सोर्स ऑफ टेंशन जो होता है, जमीन, आपने सुना होगा जर जमीन जोरू, इन्हीं पर पंगे होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इश्यूज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं। तो यही यहाँ पर है, जमीन का जो मामले होते हैं, यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक लैंड जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। एंड दिस इज द रीज़न वाई जो
एसपी जो होते हैं, एसएसपीज होते हैं, जो पुलिस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर होते हैं, वो कंट्रोल में है अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप पढ़ोगे जो आपका पुलिस एक्ट है 1861 का, वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि डीएम के कंट्रोल में होगी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगी पुलिस। पुलिस मैनुअल जो है वो सिंपली कहता है कि एसपी जो होंगे, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ही इज़ अ मेयर असिस्टेंट टू डीएम, यानी डीएम के सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक लैंड के गार्जियन डीएम को बनाया गया है, और क्योंकि लैंड का गार्जियन बनाया गया तो उसको, लैंड आपको पता है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इवन चाहे ट्राइबल पीपल देख लो चाहे मॉडर्न पीपल देख लो, हर जगह लैंड इज समथिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा वो एक इशू वाला मुद्दा रहता है। तो वहाँ पे इशू होते हैं और इस वजह से इशूज़ होंगे, कन्फ्लिक्ट होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस की पावर इस वजह से दे रखी गई है। ठीक है, इसी वजह से जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे पुलिस वाला, जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम ले आया जाता है, वहाँ क्योंकि एग्रीकल्चर इतना नहीं होता, लैंड इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर में, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है मेट्रो सिटीज़ में, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं है पुलिस की। सो इसलिए पुलिस की पावर पुलिस को यानी कमिश्नर को दे दी जाती है और कमिश्नरेट सिस्टम बना दिया जाता है। इसी रीज़न की वजह से पुलिस की पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखी गई है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अलग अलग जो सर्विस डिलीवरीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो कलेक्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो सिविल सोसाइटी यानी जो एनजीओज हैं, जो अलग अलग आपके अलग अलग फील्ड में, जैसे एजुकेशन के फील्ड में कोई एनजीओ होगा, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपके अलग अलग जो हैं चीज़ें, हेल्थ में कोई एनजीओज या सिविल सोसाइटीज़ होगा। सिविल सोसाइटी एक बड़ा टर्म है जिसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, एनजीओज तो होते ही हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं अलग अलग, जैसे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप है, कोई रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप है। इसके अलावा अलग अलग वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो देयर। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि अखिल भारतीय ये समाज, अखिल भारतीय वो समाज। ठीक है, सो इन ये सारी चीज़ों का इंटरेक्शन जब स्टेट गवर्नमेंट से कराना होता है तो देन ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीच में होते हैं उस पूरी इंटरेक्शन के। ठीक है, इसके अलावा इश्यूज़ होते हैं जो भी लोकल कैडर मैनेजमेंट के, जैसे रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, जो लोकल लेवल कैडर मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होती हैं। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक करनी है, जैसे लॉकडाउन की गाइडलाइन विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में अगर लॉन्च करनी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो अपना लेटर पैड पे लिख के बताएंगे कि ऐसी ऐसी गाइडलाइन है, इतने बजे से इतने बजे तक चीज़ें होंगी, तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो ये होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग डिटेल्स हम और इसमें समझेंगे। मैंने बता दिया इसको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो चार चीज़ें बता के हम कहते हैं ETC, क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि वीडियो भी देख रहे हैं फिर भी एक्सेट्रा बोल दूं मैं और आपको समझ ना आए। ओके, सो दैट्स वाई अलग अलग फंक्शन। अब थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि क्या रोल है और किस एरिया में क्या रोल है। अभी जो चीज़ें बताई थी उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो कलेक्टर होते हैं वो ऑल द मैटर्स कनेक्टेड विद द लैंड रिफॉर्म्स, जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स में अलग अलग चीज़ें की गई थी आज़ादी के बाद, यानी कुछ लैंड सीलिंग लगाई गई थी कि इतने एकड़ या इतने बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, कुछ अलग अलग चीज़ें की गई थी, ज़मींदारी वगैरह को अबॉलिश किया गया था। तो वो सारे लैंड रिफॉर्म से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें कलेक्टर का रोल है। तो आप कह सकते हो कि आज़ादी के बाद तुरंत कलेक्टर का काम बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स आज़ादी के बाद लाए गए थे। ठीक है, तो भूदान, ग्रामदान, ये सब चीज़ें हुई थी, जमींदारी को एबॉलिश किया गया था, तो वो सारी चीज़ें हुई थी, तो कलेक्टर का ऑब्वियसली रोल बड़ा होगा। इसके अलावा रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जैसे ज़मीन का जो भी रिवेन्यू होता है, जो भी उससे टैक्स वगैरह होता है, ही इज़ असिस्टेड बाई एन एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर जो होता है उससे असिस्ट करते हैं वो लोग इनको। इसके अलावा कलेक्टर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द स्टेट एक्साइज एक्ट, स्टेट का जो एक्साइज एक्ट है उसके अंदर ऑफिसर इन चार्ज भी ये होते हैं। ठीक है,
एक्साइज वगैरह ड्यूटीज़ वगैरह जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो मैंने अभी बताया था रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कंपोनेंट है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और भी इसमें चीज़ें आप समझ सकते हो, जैसे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जो लैंड एक्विजिशन मतलब जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट, कोई रोड बन रही है आपके एरिया से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, तो अगर रोड बन रही है तो वहाँ पे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, ज़मीन जो है उसको ज़मीन जो किसानों की ज़मीन है उसे लेना पड़ेगा और उनको वापस मुआवजा देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही काम होता है। वो बात अलग है कि असिस्टेंस यहाँ पे मिलता है, असिस्ट कर ये जो कलेक्टर होते हैं वो इनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पे जो जॉइंट कलेक्टर या एडिशनल जो कलेक्टर होते हैं, ठीक है, जॉइंट कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर वो होते हैं। सो ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि भाई जाके देख ले जरा, ठीक है, या बहन जाके देख ले जरा, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रहते हुए बताऊंगा। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो वहाँ पे चीज़ें हैं, तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वाला काम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये भी एक मसला है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड, जो मैंने बताया कि लैंड रिकॉर्ड के गार्जियन है, पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम इन्हीं का होता है। इसके अलावा जो रूरल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, रूरल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, जो भी आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट करने का काम, उनको सब रखने का काम, मेंटेन करने का काम होता है। इसके अलावा स्टैम्प एक्ट वगैरह को इन्फोर्स करने का काम भी होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह, मुआवजा वगैरह पे करने का काम वो भी इन्हीं का होता है। और जमींदारी एबॉलिशन, कंपनसेशन, वो सब भी काम इनका है, क्योंकि हमने देखा था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी काम है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी बोली जा रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेसी नहीं बोली जा रही। पहले ये चीज़ें कंबाइंड थी, लेकिन अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। तो एज द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज द फंक्शन द पावर, जो भी सीआरपीसी में थोड़ी बहुत पावर दी गई है वही यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, कॉर्नवालिस के आने से पहले क्या था कि कुछ भी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली भी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पास थी, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था, जिसमें जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों चीज़ें थी। लेकिन आजकल सिर्फ एग्जीक्यूटिव है और वही प्रोविजन है जो सीआरपीसी में अलग से दिए गए हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी क्राइसिस आ जाती है, कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप अगर मान लो कोई रायोट्स वगैरह हो गए, दंगे वगैरह हो गए, ठीक है, या मर्डर हो गया या कोई आग लग गई, कोई भी ऐसा इशू आता है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। दूसरा मुद्दा, जैसे मान लो कि फेमाइन वगैरह आ गया, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो भी क्राइसिस की बात है, लेकिन अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसको अभी छोड़ देते हैं। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, मान लो कि 26/11 की तरह कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, कोई भी इशू आ जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि हर जगह मतलब मान लो कहीं पे भी हमला हो रहा है तो होगी तो वो कोई डिस्ट्रिक्ट ही ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो भी, तो उनके पास पावर होती है अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये वही डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का प्रोविजन उसी तरीके के हैं जो आपने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो गदर आंदोलन और ये सब चीज़ें हुई थी, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स वहाँ पे इन्वोक किए गए थे। तो जब भी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी इमरजेंसी आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वहाँ पे रोल होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अम्ब्रेला कहा जाता है, एक छाता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने अंदर कंट्रोल में रखता है, हर चीज़ को संभालता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ वेलफेयर डेवलपमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इज द अथॉरिटी इशू कस्टडी डिटेंशन वारंट अंडर द, जो भी एंटी क्राइम और जो भी NSA वगैरह है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इन सब में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो भी पुलिस रिलेटेड मैटर्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी वही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैंने पहले भी बताया था कि लाइसेंसिंग वगैरह का काम करते हैं अंडर द आर्म्स एक्ट, सिनेमेटोग्राफिक एक्ट वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये रोल भी इनका है। अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में सिमिलर प्रोविजन है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने बता दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे इंपॉर्टेंट उसके चेयरमैन होते हैं यही। इलेक्शन में मैंने बता दिया पहले से ही। फूड एंड सिविल सप्लाईज, दिस इज समथिंग जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज ये आपका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कलेक्टर जो होते हैं उनके पास डिस्ट्रिक्ट रोल, एक डायरेक्ट रोल होता है
टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द फूड एंड सिविल सप्लाईज। यानी कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपका राशन वाला मैकेनिज्म है, राशन सो जो मिलता है, जो फेयर प्राइस शॉप पर जो 1-2 रुपए में जो चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन या ओवरसी करने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जब 3 फार्म लॉज कन्फ्लिक्ट या न्यूज़ में थे, तो वहाँ पर एक फार्म लॉ, उनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है कि किसी कमोडिटी को गवर्नमेंट कह देती है कि ये भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अब इसकी इतने ज़्यादा मतलब ये अब इसको होल्ड नहीं कर सकते, मतलब इसकी कालाबाजारी नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास 10 किलो आलू है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट 10 किलो या मान लो कुछ भी किलो, मतलब मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 10 किलो आलू है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि आलू एसेंशियल कमोडिटी है। अगर महंगाई बढ़ रही होगी तो गवर्नमेंट ये कह देगी कि आलू जो है एसेंशियल कमोडिटी है, तो क्या होगा, आलू जो है एसेंशियल कमोडिटी है, और अगर किसी ने 5 किलो से ज़्यादा आलू रखे अपने घर में तो उसे हम होर्डिंग मानेंगे और इसकी वजह से आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एसेंशियल कमोडिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ऐसे चीजें होती हैं होल्डिंग रोकने के लिए। जो प्याज वगैरह है, जो भी प्राइस राइज होता है उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। सिमिलरली अभी जो मास्क वगैरह महंगे हो रहे थे तो उनको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। सो इस तरीके से यहाँ पे यूज होती हैं चीजें, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उनके पास बहुत पावर होती है, वो ये चीज़ों का यूज़ करके इन एक्ट्स के अंदर अलग अलग एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। तो हमने देख लिया कि फेयर प्राइस शॉप यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फूड में इंपॉर्टेंट रोल है, और कमोडिटीज़ में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा अब तक के इस वीडियो में कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं और कैसे इतना ज़्यादा पावर है, लेकिन पावर इज़ नॉट टू एक्सप्लॉइट। जो पावर है डीएम के पास वो इज़ टू सर्व है, ठीक है। तो अगर एस्पिरेंट्स सीरीज देखिए तो आपको पता होगा कि पावर से करंट भी लगता है और पावर से करंट लग के लोगों की जान भी जा सकती है और पावर से बल्ब भी जलाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बल्ब जलाया जा रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों से, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वेरी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम। यानी यहाँ पर अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आपकी, अगर आप एथिक्स केस स्टडी देखते हैं यूपीएससी में, या नॉर्मल आप समझें इस चीज़ को कि वेलफेयर या जो इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा होता है किसी स्कीम का, कि अगर ओल्ड एज, अगर बूढ़े लोगों के लिए कोई स्कीम है, ओल्ड एज जो लोग ऐसे हैं उनके लिए कोई स्कीम है, डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई स्कीम है, महिलाओं के लिए कोई स्कीम है, बच्चों के लिए कोई स्कीम है, तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है वो चीज़ें जो हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है कि किसको बेनिफिट देना है, किसको बेनिफिट नहीं देना है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स होते हैं। कुछ लोग जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, ठीक है, ये एक्सक्लूजन एरर है। किसी को फायदा नहीं मिलना चाहिए उसे मिल रहा है, वो इंक्लूजन एरर है। और ऐसे एरर छोटे मोटे नहीं, बहुत हाई लेवल पर एरर ऐसे रहते हैं स्कीम्स में। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम ये भी होता है कि जो गलत लोग हैं, जो गलत जिनको नहीं मिलना चाहिए फायदा, उनको हटाया जाए और जिनको मिलना चाहिए उनको लाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रूल्स के, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी फायदा देंगे, लेकिन एक रूल को फॉलो करते हुए, और अगर ज़्यादा कुछ है तो वहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर भी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, नहीं होती है तो चीफ सेक्रेटरी के पास होती है। मतलब एक ब्यूरोक्रेसी को ये चीज़ें दी गई हैं, एक बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कोई आईएएस ऑफिसर थे, वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें कोई गरीब बच्चा मिल गया, तो उन्होंने उसको देखा, उससे बात करी, उन्हें पता चला कि ये बच्चा गरीब है, इसको ये दिक्कत है वगैरह वगैरह वगैरह, और बाद में उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। तो ऐसा नहीं है कि हेल्प अपने पैसों से कर देते हैं, कर भी देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट थिंग। बट क्या होता है कि वो उनके पास स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स में ऐसा करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अच्छा इसको ये बेनिफिशियरी हो सकता है, बस इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे उसको ये जो कंसर्न अथॉरिटी है, अब ऐसा तो है नहीं वो उसके डॉक्यूमेंट बनवाते फिरेंगे बच्चे के, वो क्या करते हैं, वो उस कंसर्न अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे देते हैं कि आपको ये इनकी हेल्प करनी है, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के इनको इस स्कीम में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। या कोई स्कूल है उसमें एडमिशन कराना है, तो ऐसी चीज़ें तुरंत हो सकती हैं। तो रूल को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन करके चीज़ें भी करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द वेलफेयर फंक्शन। इस पर एथिक्स में बहुत केस स्टडी भी यूपीएससी में आती हैं,
आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके अलावा सेंसस जो होती है, जनगणना होती है, उसमें जो ऑफिसर मेन होते हैं, कलेक्टर इज द प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। ये कीवर्ड से याद रखना कि प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम बताया जाए तो यहाँ पे अलग अलग लेवल पर कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि ये एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ठीक है, या मान लो ये हेल्थ से रिलेटेड आपके सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट मेडिकल के ऑफिसर हैं, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो अब क्या है, एक तो इनके ऊपर हेल्थ से रिलेटेड बॉडीज होंगी, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड जो बड़ी बॉडी, यानी मान लो एम्स वगैरह है या कुछ और भी ऐसा हेल्थ से रिलेटेड, यानी हेल्थ से रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट चीज़ है, और दूसरी तरफ नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इनको ये दोनों चीज़ों से इन पे कंट्रोल होता है, क्योंकि ये लाइन एजेंसी है, ये जो सीएमओ है या जो हेल्थ सेक्टर है, या कोई मान लो इंजीनियर है अंडर द पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का कोई इंजीनियर है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में भी होगा, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट का तो अम्ब्रेला है, वो तो हर जगह कंट्रोल करेगा, प्लस वो एक स्पेशल बॉडी ऊपर भी होगी, ठीक है, यानी एक डबल होगा, एक स्पेशलिस्ट होगा और एक जनरलिस्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी करने का काम करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो एक स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव होगा, जैसे मेडिकल ऑफिसर हैं तो उनके ऊपर एक स्पेशलिस्ट होगा, एम्स के कोई डायरेक्टर होंगे या कुछ और बड़ी चीज़ होगी। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में भी हैं, तो पूरा कोऑर्डिनेशन का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एज वेल। एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इरिगेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीआरआईज के पास पावर तो जा रही है, बट एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम इनका भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो है वहाँ पे पीआरआईज को तो दे दी गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज भी रिटेन द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कमेटीज होती हैं वहाँ पे पावर इनके पास अभी भी है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी इनका काम होता है, एजुकेशन वगैरह से की बात कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में भी काम होता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीए वगैरह भी यहाँ पे चलती हैं, तो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में भी काम होता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अर्बन, एक तो रूरल हो गई, अर्बन वाली जो भी होती है वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है। वहाँ पे भी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं जिला परिषद के, ये आपने देखा होगा, और ये सारी चीज़ें आपने रियलिटी में ऑब्जर्व भी की होंगी। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान, जो भी डेवलपमेंट प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको प्रिपेयर करने का काम भी ब्यूरोक्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, तो वहाँ पे जो भी एनआईसी, जो डिस्ट्रिक्ट एनआईसी सेंटर है, वो यहाँ पर भी सुपरिंटेंडेंस किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट होगी, अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो XYZ डिस्ट्रिक्ट है, तो xyz.gov.nic.in ऐसी कोई वेबसाइट होगी। तो जो एनआईसी है, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसको सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल जो उसका है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। यानी हमने अभी देखा था कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी थे, और एनआईसी में आईटी वाला ये सब भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको लग रहा होगा कि ख़त्म हो गया, नहीं, अभी थोड़ी सी और चीज़ें हैं। बहुत सारी कमेटीज़ के चेयरमैन भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन डेवलपमेंट बोर्ड, तो अब आप समझ रहे होंगे कि इरिगेशन जो सिंचाई वाला काम है, उसका जो डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप देख रहे होंगे पूरा, अगर आप एनालाइज करो, हर चीज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। हर जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी वजह से जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिससे आईएएस बनते हैं, वो एग्जाम में हर तरीके की ज्ञानबाजी आपसे पढ़वा ली जाती है। क्यों? क्योंकि हर तरीके से आपको चीज़ें समझनी होंगी। जब एग्रीकल्चर का नहीं पता होगा तो फिर इरिगेशन डेवलपमेंट बोर्ड का काम कैसे करोगे? अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता होगा तो आर्म्स एक्ट में कैसे लाइसेंस देना है, क्या चीज़ें हैं, वो कैसे समझोगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े होंगे तो कैसे करोगे? अगर और सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, वेलफेयर वगैरह नहीं देखा होगा तो कैसे करोगे? दैट्स वाई। इसके अलावा विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है ऑन SC/ST एट्रोसिटीज़। आपको पता होगा प्रिवेंशन ऑफ SC एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है 1989 का,
जिसके अंदर जो आपने एक पढ़ा होगा, एक हिंदी में अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो एक दलित एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसा एक्ट है, इसमें बेसिकली क्या है, SC/ST एक्ट जो है इसमें क्या है, इसमें अगर मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई भी SC/ST कम्युनिटी को गलत तरीके से कोई भी ट्रीट करता है, कोई भी अब्यूज करता है या कुछ भी ऐसा बोलता है, कुछ भी ऐसा होता है इशू, तो तुरंत ये एक्ट लग जाता है और ये एक्ट लगने से इसके एक्शन लिए जाता है, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी वगैरह और जो पुरानी जो गलत चीज़ें थी उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये न्यूज़ में भी था रिसेंटली, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स के इसका मिसयूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा था कि वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, फिर गवर्नमेंट ने उसको काउंटर किया था। सो ऑल द कंट्रोवर्सी वाज देयर इन द प्रीवियस ईयर्स, 2018-19 में, 17 में ये न्यूज़ में था, 17 में ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये जो है इसका मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसको भी हेड कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो अब क्या है, ये एक वेलफेयर या सोशियो कल्चरल या सोशल फंक्शन है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो होती है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये उसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा AP वाटर लैंड ट्री एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू AP, सो इसमें नहीं जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग और भी हैं, देखो यहाँ लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लगी है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, है ना। इस वजह से है कहा जाता है कि बहुत ही एक प्रेस्टिजियस जॉब है, नॉट ओनली फॉर यू कैन से पावर रॉन्ग सेंस में नहीं, एक पावर टू सर्व, वो वाला जो पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट राजक वेलफेयर कमेटी, तो राजक वेलफेयर कमेटी की वाली जो कमेटी है उसके चेयरमैन है। इसके अलावा जो ये आपकी जो नाई ब्रह्मबाना वेलफेयर कमेटी, तो ये जो है वेलफेयर, अलग अलग वेलफेयर फंक्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट स्टाफ काउंसिल कमेटी जो एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड यूनियन और एसोसिएशन है, जो स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपने IAS एसोसिएशन वगैरह नेशनल लेवल पर देखी है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जॉइंट स्टाफ काउंसिल कमेटीज़ है उसके चेयरमैन भी होते हैं, एम्प्लॉय यूनियन एसोसिएशन के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो है, वेलफेयर फंड वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है उसके जो चीफ होते हैं। इसके अलावा जो भी फिश पॉन्ड और ये एक्वाकल्चर ये कमेटीज़ हैं उसमें भी ये हैं, मतलब एग्रीकल्चर में भी हैं, फिश में भी हैं, डेयरी फिशरी सब जगह हैं, ठीक है। इसके अलावा मिड डे मील मॉनिटरिंग कमेटी जो प्राइमरी एजुकेशन से है उसमें भी ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसी वजह से केस स्टडीज़ भी आती हैं कि आप किसी जिले के कलेक्टर हैं और मिड डे मील में कोई अनटचेबल खाना बना रहा था तो लोगों ने माना नहीं, खाया नहीं और लोग विरोध कर रहे हैं गाँव वाले, तो आप क्या करेंगे, वो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर पावर दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी होती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स, वहाँ पर भी रोल प्ले करते हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब इनसे इंपॉर्टेंस पता चल रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो BC सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे ST सब प्लान जो होता है। इसके अलावा SC सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, टास्क फोर्स कमेटी ऑन माइन एंड जियोलॉजी। माइन एंड जियोलॉजी से याद आएगा एक चीज़ कि जो डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल माइन एंड मिनरल वाली डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड भी बनाया जाता है, उस फंड का भी जो कंट्रोल होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। यानी जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो उस माइनिंग की वजह से जो माइनिंग जो करने वाले हैं उनको कुछ फंडिंग करनी पड़ती है, कुछ कंपनसेशन की तरह पैसा देना पड़ता है, वो पैसा इस फंड में जाता है जो उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में जरूर यूज़ होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये फंड का कंट्रोल भी होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके भी चेयरमैन होते हैं। बैंकर्स से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी है ऑन द बैंकर्स, उसके भी ये होते हैं चेयरमैन। इसके अलावा कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ बैंकर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पे, अलग अलग ये है। और ये लिस्ट जो है ये 300 तक जाती है, ठीक है, कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है। इसके अलावा और भी देख लो यहाँ पे कि जो स्टैट्यूट कमेटी है, जो भी लॉज बन रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो कमेटी है कोऑर्डिनेशन वगैरह में हेल्प करती है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बताया था, उसके भी चेयरमैन होते हैं। जो 108 इमरजेंसी सर्विस है, कमेटी फॉर 108 इमरजेंसी सर्विस, 108 जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह, तो उसमें जो है वहाँ पे भी है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन, उसके भी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर मिशन के ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और लेवल मिनिमम वेज कमेटी, जो अनस्किल्ड लेबरर का जो फील्ड है वहाँ पे भी ये कमेटीज के चेयरमैन हैं। इसके अलावा एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी के चेयरमैन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं,
डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कमेटी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। निगोशिएशन कमेटी, टूरिज्म कमेटी, देखो मतलब टूरिज्म का आ गया एंगल, इकोनॉमी का एंगल आ गया। अब अभी तक वेलफेयर का एंगल चल रहा था, हेल्थ का भी एंगल चल रहा है, सोसाइटी का भी एंगल चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट का भी चल रहा था, अर्बन डेवलपमेंट का भी चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का तो चल ही रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस होती है, जेल होते हैं और जुडिशरी होता है। अगर जेल की बात करोगे, अगर पुलिस की बात करोगे तो हमने देख लिया कि लैंड जो डिस्ट्रिक्ट जो मतलब पुलिस मैनुअल में लिखा है कि एसपी जो है वो कंट्रोल के, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। जुडिशरी की अगर बात करोगे तो जुडिशरी में आपको सीआरपीसी के अंदर अलग अलग पावर देखने को मिलेंगी, जुडिशियल पावर्स, जैसे जो आपका कह सकते हो कि 144 लगा देना, धारा 144, उसमें कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। या फिर कोई भी अगर अनलॉफुल असेंबली हो रही है तो सीआरपीसी आईपीसी में अलग अलग प्रोविजन है जहाँ पे वो लोग रोक सकते हैं, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ती है हर रैली के पहले, कोई अगर यात्रा निकल रही है तो उसकी रैली की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल जुडिशियल जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। इसके अलावा अलग अलग जुडिशियल पावर कहाँ से आती है, ट्रेडमार्क एक्ट से, प्रेस एक्ट से, इंटरटेनमेंट एक्ट से, तो अलग अलग जगह से पावर जो है आती है। जेल की बात करोगे अगर लॉ एंड ऑर्डर में, तो यहाँ पे पावर होती है विद रेस्पेक्ट टू प्रीमेच्योर रिलीज। अगर किसी को उसकी सजा से पहले रिलीज वगैरह जो किया जाता है, प्रीमेच्योर रिलीज वगैरह जो कर दिया जाता है किसी को कि अच्छा व्यवहार था, अच्छा है, ठीक है, तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा 10 साल की सजा थी और 5 साल में छोड़ दिया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ प्रीमेच्योर रिलीज वगैरह जो प्रोविजन होते हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो पैरोल पे छोड़ा जाता है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है। पैरोल आपने सुना होगा, जब संजय दत्त जो हैं वो बहुत बार पैरोल पे बाहर आ जाते थे, बार बार आ जाते थे, पैरोल पे आए फिर गए, फिर आए फिर गए। सो पैरोल पे जो आ जाते हैं हेल्थ ग्राउंड वगैरह पे या और अलग रीजन की वजह से थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि 1 महीना आ गए, बाद में 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा देना उधर, ठीक है, समझ रहे हो वो चीज़। इसके अलावा मर्सी पेटिशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल है इन सो फार द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज कंसर्न, कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको फांसी हो रही है वहाँ पे भी जाना है, मतलब इट्स लाइक मल्टीपल थिंग, एक ही बंदे को सारा काम दिया गया है। इसी वजह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो एकदम टफेस्ट एग्जामिनेशन बोला जाता है, ओल्डेस्ट एग्जामिनेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम करने होते हैं। इसके अलावा ग्रांट सुपरवाइजरी जो भी ग्रांट वगैरह है, जो भी सुपीरियर, जो भी प्रिजन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको देखने का काम, और प्रिजन को जेल वगैरह को इंस्पेक्ट करने का काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसके अलावा अब रोड सेफ्टी जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं टू शो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस तरीके से अलग अलग रोल यहाँ पे प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की हम एग्जाम्पल लेते हुए बात कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी अलग अलग 31 चीज़ें हैं। अभी लिस्ट खत्म नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट जो आरटीए कमेटी है यानी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके भी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये एग्जाम्पल जो है आंध्र प्रदेश का लिया गया है। आत्मा कमेटी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है चेयरमैन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज जो हैं ट्राइकॉर और डॉक्टर, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द डॉक्टर्स, इन चीज़ों में है। आईसीडीएस जो आईसीडीएस है उसमें यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी हेल्थ से रिलेटेड, ये भी आईसीडीएस का कंपोनेंट है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फूड एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट वैल्यू एनिमोलिटी रेक्टिफिकेशन कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी ऑन एपी स्टडी सर्किल, तो स्टडी ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फॉर इंसेंटिव जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप 2-3 पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और लास्ट में जुवेनाइल वेलफेयर जो कमेटी होती है वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इन जनरल हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली, रिवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीज़ें। कुछ और स्पेसिफिक अगर पॉइंट रह गए हो, थोड़ी और अगर कहानी सुननी है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्शन की हमने बात कर ली, सेंसस की हमने बात कर ली, प्रोटोकॉल में एक कंपोनेंट एक और ऐड कर लो। प्रोटोकॉल की एक और चीज़ है, प्रोटोकॉल का ये चीज़ है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बड़े कोई आ रहे होंगे पर्सनैलिटी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मान लो डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं रैली करने, तो
कोई भी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही काम, अगर मान लो इवन प्राइवेट काम में भी कोई आ रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर मतलब समझ रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, और यहाँ पे कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, डिस्ट्रिक्ट की किसी यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्वोकेशन हो रहा है लेट से, और वहाँ पे गवर्नर आ रहे हैं या कोई पीएम आ रहे हैं या सीएम आ रहे हैं या डेप्यूटी सीएम आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी डिग्नेटरी आ रहा है, कोई भी बड़ा पर्सनैलिटी वहाँ पे कोई बड़ी आ रही है जो पॉलिटिशियन है या कोई भी है, तो इन काम में जो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के, अपना प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं फॉलो किया था, जो बंद गला होता है वो नहीं पहना था, और एक गॉगल लगा के एकदम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने चले गए थे, मतलब उनको रिसीव करने चले गए थे, जो भी वहाँ पे जहाँ पे उनका जो हेलीकॉप्टर वगैरह जो लैंड हुआ था, तो वहाँ पे उनको रिसीव करते टाइम वो गॉगल्स लगाए हुए थे एकदम ब्लैक कलर के, और बंद गला जो पहनना पड़ता है वो बंद गला वाला जो सूट था वो नहीं पहने थे, ड्रेस कोड में नहीं थे, ऊपर से ब्लू कलर की शर्ट वगैरह थी, प्लस गॉगल लगाए थे और एकदम अलग स्वैग में थे, और इवन प्राइम मिनिस्टर के सामने भी उन्होंने गॉगल्स नहीं हटाए थे। तो इस वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इशारा करके कहा था कि इसको हटाइए। सो दैट थिंग इज देयर। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, संभालते हैं, रूरल डेवलपमेंट का काम भी देखते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, यानी नेशनल जो इंफॉर्मेशन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होते हैं, एनआईसी कंट्रोल करते हैं, मैंने बता दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी चीज़ें हो रही, ट्रेनिंग हो रही है, उनको देखने का काम होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि डिफेंस में जो लोग होते हैं, डिफेंस में जो लोग पर्सनल होते हैं, जो मतलब जो पेंशनर्स हैं या जो लोग सर्व कर रहे हैं डिफेंस में, डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में, या फिर जो रिटायर्ड हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो काम है वो सारा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखते हैं। यानी कि आप समझ रहे हो कि कितनी, मतलब ये भी एक कितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके लिए एक अलग तरीके का एक पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर होता है। उनको फ़ायदा और उनके रिलेटेड या उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, उनका जो चीज़ें हैं वो सब कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। तो ये काम उसी को दिया जाएगा जिसके ऊपर हमें, मतलब हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, ठीक है, पैट्रियोटिज्म और बाकी सारी चीज़ें, बहुत एक सम्मान की भावना है। तो अगर उनके वेलफेयर से रिलेटेड काम है तो ऐसे ही हम किसी को थोड़ी ना दे देंगे बच्चे को, किसी एक बड़े एक ऐसे बंदे को देंगे जो एक जिसके पास टैलेंट हो। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो काम दिया जा रहा है। इट शोज कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो हुकुम का इक्का है व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट या सेंट्रल लेवल। यानी जो पीएम और सीएम होते हैं, दे नो दिस थिंग, इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, उन जो आइडियाज ये जो रखे गए हैं कि वेलफेयर का काम ये करेंगे, वो इसी वजह से, क्योंकि वो हुकुम का इक्का है, ठीक है, वो एकदम एक ऐसा बंदा होता है जिस पे विश्वास होता है कि हाँ ये बंदा कोई काम गलत नहीं करेगा, ये चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसी वजह से प्रोटोकॉल में भी ये पावर दी गई है, डिफेंस में भी पावर दी गई है, वेलफेयर ऑफ द जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं आर्म फोर्सेस के, उनको भी यहाँ पे हेल्प देखने का काम दिया गया है। इसके अलावा चीफ माइनिंग ऑफिसर भी होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो काम है वो करते हैं, प्लस लेबर लॉज, माइनिंग। तो आप देख सकते हैं कि राइट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब आप कह सकते हो राइट फ्रॉम ए टू जेड सारा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसी वजह से अलग अलग कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है कि एक टोर्टोइज हैं, एक जिसके ऊपर, जिसके बैक पर सारा का सारा एलिफेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रखा हुआ है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें कही जाती हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नाम का है, बंदा तो ये गिवर है, कलेक्टर नहीं, वो तो गिवर है। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ करे गए इन ऑर्डर टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो प्रोटोकॉल, सेंसस, लीगल अफेयर्स, तो मैंने सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली बताई हैं जो आपको एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, और अगर आप यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पावर्स देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वीडियो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में था। ये वीडियो
कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन ये उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जो ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी में अराउंड 300 डिपार्टमेंट्स, बहुत सारा काम यहाँ पे होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं। कोई अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू क्रिएट हो जाए तो तुरंत वहाँ पे स्टेट जो है वो आपको कोई काम देगी, सेंट्रल लेवल से कोई ऑर्डर आ जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम द ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन भी आ जाएगा कि ये चीज कैसे हो रही है डिस्ट्रिक्ट में, जवाब दीजिए। ठीक है, ये रेड टेपिज्म इज द अनदर इशू, वो अलग ही लेवल का इशू है कि ह्यूमन राइट कमीशन आ जाएगा। और अगर वो कोई अगर वीमेन से रिलेटेड इशू है तो फिर वीमेन कमीशन जो आपका महिला आयोग है, दैट विल ऑल्सो कम कि आप बताइए, जवाब दीजिए। मतलब बंदा काम करेगा, काम भी करना है आपको, एट द सेम टाइम इन सभी लोगों को जवाब भी देना है कि सो कॉज नोटिस, कारण बताइए ऐसा कैसे हो गया। और अगर कोई बच्चा है तो तुरंत चाइल्ड राइट वाला जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इतनी बॉडीज हैं, इतनी सिविल सोसाइटीज हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो बहुत मल्टी डायमेंशनल और एक बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ पे एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। इस वीडियो का जो उद्देश्य था, जो पर्सपेक्टिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो सिर्फ ये नहीं था कि यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले जो लोग हैं, इसके अलावा ये भी था कि जो लोग अलग से जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या काम होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है। दिस इज इट फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अराउंड 50 मिनट्स का, इस पूरे वीडियो में हमने बात करी, लेकिन स्टिल जो पावर्स हैं एंड में मैं वही कहूंगा कि ETC एक्सेट्रास, इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो केस टू केस बेसिस पर चलती हैं। ये तो वो चीजें हैं जो 2010-11 के टाइम पे जो एक स्पेसिफिक जनरल चीजें हैं, ये सारी चीजें जनरल चीजें हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस पर भी चीजें होती रहती हैं। जैसे मान लो कोई आज लॉ पास हो जाए, उस लॉ में लिख दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज को प्रूव करने का, कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रिसेंटली ट्रांसजेंडर एक्ट बन रहा था, ट्रांसजेंडर बिल आया था, तो उसमें लिखा था कि जो ट्रांसजेंडर है उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। तो ऐसा आइडेंटिफिकेशन हेल्थ चेकअप वगैरह करा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करेंगे। तो ऐसे जब एक्ट बनता है, अब ये एक्ट बन गया 2020 में 19 में, तो तुरंत एक पावर जो n पावर्स थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या n फंक्शन थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, उसमें एक और ऐड हो गया कि भाई अब इनको भी एक ट्रांसजेंडर पर्सन को जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इशू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एक्ट आते रहते हैं, नई नई पावर उनको दे दी जाती है, और उनको उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वो पावर जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक लिमिटलेस थिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अगर आप आज यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या आज यूपीएससी में पढ़ रहे हो तो आपको आज जो पावर है वो वही पावर आपको 2 साल बाद मिलेंगी। जब आपका सिलेक्शन होगा, हो सकता है और 1000 पावर या 500 पावर या 200 पावर और अगर दे दी गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेचर ने एक्ट्स वगैरह बना के, तो वो भी ऐड हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको एक मौका देती हैं इन द सिविल सर्विसेज इन द डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट की थी, ये चीज़ें आईएएस इन जनरल की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि आईएएस का तो और ज़्यादा रोल हो जाएगा, उसमें अलग अलग उसमें चीज़ें आ जाएंगी, कैसे अलग अलग सेक्रेटरीज बनते हैं, सेक्रेटेरिएट में कैसे क्या करते हैं, कैसे कितने साल क्या कौन सी पोजीशन पे रहते हैं, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के क्या रोल्स होते हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज के क्या रोल होते हैं, और कैसे वो पूरा ट्रांसफॉर्म, वो चीज़ें अलग हैं। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इतनी पावर्स थी। आई होप यू आर गेटिंग, and this is it for the day. Thank you so much, and if you are liking this video, don't forget to like, share and subscribe to this YouTube channel. Thank you so much.